एज अ ट्रेडिशन, जैसे कि हम लास्ट के कुछ फ्यू लेक्चर्स में कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू बिगिन द डे विद अ क्वेश्चन, राइट? द बेस्ट वे टू स्टार्ट द लेक्चर। उससे एक तो रिवीजन हो जाएगी और कुछ नया भी साथ में सीखने को मिल जाता है। सो अगेन वेरी गुड इवनिंग, लेट्स बिगिन इट। सो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ये एक प्रीवियस प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम काफी बढ़िया प्रॉब्लम है। हमारे पास एक वॉल है जो कि हिलती नहीं है, दिस इज अ वॉल, एंड देन वी हैव अ पुली ओवर हियर जो कि बिल्कुल स्टैटिक है और आइडियल है। आइडियल का मतलब हम सबको पता है, पुली मासलेस है, पुली फ्रिक्शनलेस है ना? उसमें रोटेशन नहीं चेक कर रहे हैं हम अभी फिलहाल। ओके, अब हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक का मास 2 किलो है, एक का 0.5 kg है, and there is something peculiar in this particular diagram which is little bit abnormal also। क्वेश्चन में कुछ abnormality है, आपने शायद नोट कर ली होगी। abnormality है क्या कि ये जो वाला बॉक्स है ना ऊपर, ये जो 2 किलो वाला बॉक्स है बहुत हैवी है, दूसरा वाला सिर्फ 0.5 kg का है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो बिना सपोर्ट के वहां पे टिका रहे। ऐसा थोड़ी मजाक थोड़ी चल रहा है कि वो 2 किलो से हवा में टिक जाएगा, ऐसे कपड़े भी टांगेंगे रस्सी पे वो भी नीचे आ जाते हैं, तो टिका कैसे हुआ है? सो कई बार ना क्वेश्चन आपको बिल्कुल कम शब्दों में काफी सारी बातें बताने की कोशिश करता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ ऐसा है कि अभी फिलहाल 2 kg को किसी सपोर्ट से रोका हुआ है। ये पूरा अरेंजमेंट जो है उसको हमने किसी तरीके से अभी रोका हुआ है, फिर हम इसको छोड़ देंगे, राइट? सो द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस ओरिएंटेशन, फ्रॉम दिस स्टैटिक ओरिएंटेशन। इस समय जिस तरीके से सारा ओरिएंट करा हुआ है ना हम लोगों ने, वो स्टैटिक ओरिएंटेशन है, और अब हमने इसको खुला छोड़ दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा उसके ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्पीड विद विच द 2 kg ब्लॉक हिट्स द वॉल। अब आपको बात शायद समझ में आ जाए कि ये जब ये गिरेगा, भाई 2 किलो का हेवी ब्लॉक है, गिरेगा और जाके दीवार से टकराएगा, वैसे अगर धागा वागा कनेक्टेड नहीं होता तो सीधा गिरता, सीधा गिरता, ग्रेविटी की वजह से सीधा गिरता एप्पल की तरह, लेकिन धागा कनेक्टेड होने की वजह से अभी जाके दीवार से टकराएगा। तो फिर उसकी स्पीड उस इंस्टेंट पे कितनी होगी ये पूछा है। चलो क्वेश्चन को बनाते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से अटेम्प्ट करें। सो कैसे अटेम्प्ट करना, एक ही अपना दोस्त है, वर्क एनर्जी थ्योरम। आप एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं, पर अपना दोस्त ज्यादा बढ़िया, वर्क एनर्जी थ्योरम, उसके थ्रू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। सो हो क्या रहा है कि ये जो ब्लॉक है ये इस तरीके से यहां जाएगा, क्या पाथ होगा उसका? अभी को सर पूछने वाली बात है, सबको पता होगा ना सर, फिर भी बता दो सर। ये पाथ होगा सर्कुलर। क्यों? रीजन क्योंकि सर ये देखो ये फिक्स पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये तो हिलेगा नहीं सर, वो है ना? तो क्या होगा सर, ये जो स्ट्रिंग में टेंशन है ना, वो इसको इसके अलोंग लेकर आएगी, लाइक दिस, इस तरीके से सर इसको लेकर आएगी। तो बॉक्स इस तरीके से सर यहाँ पे मूव इन करेगा और अभी भी वो स्ट्रिंग उसके साथ कनेक्टेड ही रहेगी, ये वाली, ये लाल वाली जो स्ट्रिंग है सर यहाँ तक, है ना, ये वाली इस तरीके से। और ये ब्लॉक मिड पॉइंट पे था सर, इसका मतलब ये वाली लेंथ जो है वो 1 मीटर है, तो स्ट्रिंग की लेंथ 1 मीटर रहेगी। सो दिस पाथ इज अ सर्कुलर पाथ। कैसा पाथ है ये? दिस इज सर्कुलर पाथ, वेरी फाइन, वेरी फाइन। अब देखो कितनी बात छुपी हुई थी ना कि सर्कुलर पाथ है इसके अंदर, राइट? अब क्या हो रहा है सर, दूसरी स्ट्रिंग भी है हरी वाली, एक तो लाल होगी सर ये वाली, दूसरी स्ट्रिंग भी है सर हरी वाली। अब उसके साथ क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग? स्ट्रिंग तो सर इनएक्सटेंसिबल होती है, होना क्या है उसके साथ? होगा क्या माय डियर कि ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो स्ट्रिंग है वो अब इस तरीके से आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि कनेक्टेड तो है भाई, ये जो हरी वाली स्ट्रिंग थी, मैंने उसको ब्लू से बनाया, वो यहाँ पर आ जाएगी। उस स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे बढ़ गई, पहले उसकी जो लेंथ थी ना वो सिंपल 1 मीटर थी। यहाँ पे ये ब्लॉक की पोजीशन है, ए लिख दो, और ये पुली की पोजीशन थी। अब पुली तो वहीं पर है, ब्लॉक यहाँ पहुंच गया ए डैश पे, तो ए और पी के बीच में, किसके? ए और पी के बीच में अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इंक्रीज कर गई, पर स्ट्रिंग की लेंथ तो सर सेम रहती है। हाँ, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो नीचे वाला ब्लॉक है ये ऊपर को राइज कर जाएगा, क्योंकि इधर से स्ट्रिंग इंक्रीज करिए, द स्ट्रिंग लेंथ इंक्रीजेस हियर, तो इधर से स्ट्रिंग लेंथ क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, such that the overall length remains the same, right? इसका मतलब स्ट्रिंग कैसे बिहेव करेगी? दैट इज गोइंग टू बिहेव इनएक्सटेंसिबल। क्वेश्चन का बेसिक लॉजिक हो गया।
एक जगह से कम हुई, एक जगह से बढ़ गई। वेरी गुड। अब हुआ क्या है सर, देखो मोशन जनरेट हो गया है दोनों में। अच्छा, दोनों में मोशन जनरेट हो गया, वेरी गुड। तो इसमें जो ब्लॉक है कौन सा वाला, 0.5 kg वाला, बी वाला, उसमें मोशन किधर जनरेट हुआ, वर्टिकल अप। अच्छा, तो उसकी वेलोसिटी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। कितनी है यहाँ पे, v मान लेते हैं सर। तो इसकी भी तो वेलोसिटी आएगी जब ये हिट करेगा दीवार को, जो ये दीवार को हिट कर रहा है, तो उसकी भी तो वेलोसिटी है v। नहीं सर, v नहीं, डिफरेंट होगी। सेम है बेटा। सेम क्यों है, क्योंकि सर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लग रहा है। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट सर वो क्या होता है, द कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी याद आएगा आपको। द कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटीज अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। अगर जैसे ये v1 है, ये v2 है, ये θ1 और θ2 एंगल्स अगर हम बना लें, सो द कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटीज अलोंग द स्ट्रिंग, ये कॉम्पोनेंट कितना आएगा, v1 cos θ1, ये कॉम्पोनेंट कितना आएगा, v2 cos θ2। और अगर स्ट्रिंग के लेंथ को सेम रखना होता है तो हमारा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हमें क्या समझाता है कि v1 cos θ1 किसके बराबर होना चाहिए, v2 cos θ2 के बराबर होना चाहिए। सो अलोंग द स्ट्रिंग कॉम्पोनेंट सेम होना चाहिए। तो ये पूरी अलोंग द स्ट्रिंग की ही कहानी है, ये पूरी अलोंग द स्ट्रिंग बना दी, पूरी ब्लू स्ट्रिंग जो है ये वाली, है ना। तो इसके अलोंग यहाँ पे v है, तो इसकी भी अलोंग दिस सेम स्पीड आनी चाहिए, v आनी चाहिए। सो दोनों ब्लॉक की जो स्पीड है वो अलोंग द स्ट्रिंग कितनी है, सेम रहनी चाहिए। और वो जो स्पीड है वो होनी भी सर्कुलर पाथ के टेंजेंट पे चाहिए, है ना। ये सर्कुलर पाथ बना हुआ है इसका, तो सर्कुलर पाथ के टेंजेंट पे ही आ रही है, तो स्पीड सेम आ गई दोनों की। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, दैट इज बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। पूरी रूपरेखा बना ली है हमने। अब हो क्या रहा है, कौन कौन सी फोर्सेस है देख लो। एक तो है टेंशन और दूसरी है ग्रेविटी। ना कोई स्प्रिंग है ना कोई कॉन्टैक्ट है। कौन कौन सी फोर्सेस हैं, दैट इज अ टेंशन एंड ग्रेविटी। ओके जी। सो ये क्या कर रही है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रही है। कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ इंटू 0.5 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर। दोनों की आएगी, एक की मत लिख देना गलती से। दोनों की स्पीड आई है। बी वाला ब्लॉक ऊपर मूव करा है और जो 2 kg वाला ब्लॉक है वो नीचे की तरफ मूव करा है, और दोनों की स्पीड उस इंस्टेंट पे सेम है जिस इंस्टेंट पे सवाल पूछा गया है। और इनिशियल कितनी है, 0 है। वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल। इनिशियल दोनों की 0 थी, पूरा सिस्टम स्टैटिक था, फाइनली दोनों की v के बराबर। अब वर्क डन पर टेंशन 0, बिकॉज टेंशन इज बिहेविंग एज सेंट्रीपिटल। टेंशन कहां पे लग रही है, along the center of that circular path, so उसका जो वर्क डन है वो कितना रहेगा, 0। अब किसका रहेगा वर्क डन, ग्रेविटी का। तो वर्क डन ऑफ ग्रेविटी चेक इन करो, तो ग्रेविटी का वर्क किस किस पे लगा, दोनों पे लगा, ब्लॉक पे भी और दूसरे ब्लॉक पे भी। अच्छा, जो ए वाला ब्लॉक है वो तो थल्ले आ गया, नीचे आ गया, इट मूव्स डाउन। mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है। कितनी डिस्प्लेसमेंट है, इतनी। कितनी, दैट इज 1 मीटर। 1 मीटर नीचे आए, क्यों, अरे लेंथ सर 1 मीटर ही थी ना स्ट्रिंग की, तो उतना ही तो नीचे आया वो। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन दिस, उसका मास कितना था 2, g की वैल्यू 10 यूज करूंगा मैं, और h कितना आया 1, और प्लस mgh आ रहा है, क्यों, mg नीचे h भी नीचे। ये किसके लिए, दिस इज फॉर द 2 kg ब्लॉक। और व्हाट अबाउट द 0.5 kg ब्लॉक, सर वो तो ऊपर जा रहा है। कितना ऊपर गया सर, वो तो देखना पड़ेगा। कितना ऊपर गया सर वो देखना पड़ेगा, उसको हम h लिख लेते हैं कि कितना ऊपर गया है, और वो माइनस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, mg उस पर नीचे लग रही है और वो ऊपर जा रहा है, तो उसके ऊपर वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव है। सो माइनस 0.5 इंटू जी, 10 इंटू h निकालना है अपना, और राइट साइड पे दैट इज हाफ इंटू 2.5 इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम थी, वो हमने पहले प्रूफ कर लिए, समझा दिए। करेक्ट है जी, हाँ जी बिल्कुल सही है। ओके जी, तो फिर क्या करें, अब h की वैल्यू को प्लेस इन करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। h की वैल्यू कैसे निकाले, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखो a और p, क्या दोबारा से, a और p के बीच में पहले लेंथ कितनी थी, फर्स्ट ऑफ द लेंथ, दैट वाज 1 मीटर। कितनी थी, 1 मीटर। अब a और p के बीच में जितनी लेंथ है वो निकाल लो, तो जो न्यू लेंथ आ रही है a और p के बीच में वो चेक कर लो, है ना। ये पॉइंट अब a पहुंच गया, ये पॉइंट p पहुंच गया, तो ये लेंथ चेक कर लो, तो ये तो 1 मीटर आ गया, क्योंकि ये ब्लॉक यहां पहुंचा ना, इस जगह पे यहाँ ब्लॉक पहुंच गया था, तो 1 मीटर स्ट्रिंग की लेंथ आ गई। और ये पूरा पहले से 2 मीटर के बना, ये जो फुल a डैश p लेंथ है, ये लेंथ कितनी आ गई पाइथागोरस से, दैट इज √5।
और पहले इतनी लेंथ कितनी थी 1 मीटर. सो व्हाट्स द स्ट्रिंग लेंथ इंक्रीमेंट? वो जो स्ट्रिंग लेंथ इंक्रीमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? डेल्टा एल दैट इज इक्वल टू √5 माइनस ऑफ 1. तो अब वो लेंथ कितनी आ रही है? √5. वो पहले कितनी थी? 1 मीटर थी. और यही जो इंक्रीमेंटल लेंथ है वो यहाँ पे डिक्रीमेंटल लेंथ है. इधर क्या करी? इंक्रीज करी. इधर स्ट्रिंग लेंथ क्या करी? सेम अमाउंट से डिक्रीज करी. और वही जो डिक्रीमेंटल लेंथ है वही हमने h रखी हुई है. सो दैट्स इक्वल टू h. रीजन, ओवरऑल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हैज टू रिमेन द सेम. तो जो लेफ्ट साइड पे इंक्रीमेंट हुई वही राइट साइड पे डिक्रीमेंट हुई. और डिक्रीमेंट जो है वो विजिबल कैसे? h के बराबर. तो हमें h की वैल्यू मिल गई है. अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एंड वी विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू फॉर द स्पीड. So this become 20 minus of 5 into √5 minus 1 is equal to half into 2.5 into v square. And from here on you can carry forward with the calculation and generate this particular answer. तो वो ज़्यादा आपका difficult नहीं होगा. 20 minus of 5 और 2.5 से अगर आप cancel कर लोगे तो ये 2.5 into 2 हो जाएगा और ये 8 आ जाएगा. So that should be 8 minus of 2 into √5 minus 1. This whole multiplied by 2 will be equal to v square. इसका रूट ले लेंगे तो आपको v की वैल्यू बहुत आराम से कैलकुलेट हो जाएगी. So you can very well when you are going to revise it calculate करके final answer decimals में लिख लेना. So that was a good question and a pretty improvised question. So a good question to make us move forward. So आगे बढ़ते हैं और एक सिमिलर तरीके का बिल्कुल सिमिलर आइडिया का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम डबल ग्रेविटी यूज कर रहे हैं. डबल ग्रेविटी मतलब एक ब्लॉक ऊपर मूव करता है, एक ब्लॉक नीचे मूव करता है, तो दोनों पे वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है. ये उस कैटेगरी की क्वेश्चन है. तो एक कैटेगरी के कम से कम 2 क्वेश्चन तो कर लेने चाहिए. तो दैट्स द सेकंड क्वेश्चन ऑन द सेम बिहेवियर. फाइंड द डिस्टेंस बाय व्हिच द मास m मूव्स डाउन बिफोर कमिंग टू द रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. Before coming to the rest for the first time. So मास m कितना नीचे जाएगा? कौन सा वाला? स्मॉल m. तो स्मॉल m वाला जो है वो कितना नीचे जाएगा ये पूछा हुआ है. ओके, तो बिफोर कमिंग टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. तो निकाल दो. अब क्या होगा कि अगर ये वाला जो मास है जो कि रिंग है बेसिकली, अगर वो यहाँ पहुंचती है फॉर एग्जाम्पल, तो ये स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ इंक्रीज हो जाएगी जो पहले L के बराबर है, अब इंक्रीज हो जाएगी. कितना नीचे गई उसको h मान लेते हैं. तो यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी √L² प्लस ऑफ h². ये लेंथ आ जाएगी ओवर हियर. ठीक है ना. और क्या होगा इधर, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी तो ये वाला जो ब्लॉक है ये ऊपर को आ जाएगा. इट इज गोइंग टू मूव अप दिस मच. और इसको हम h लिख लेते हैं, ऊपर को आ जाएगा. और ये किधर मूव करेगा? ऊपर को. दिस इज गोइंग टू मूव अप. और ये किधर मूव करेगा? नीचे को. इधर नीचे को. दिस इज हाउ द मोशन इज गोइंग टू बी देयर. और ये बोला है कि ये रेस्ट पर आ जाए. रेस्ट पर आ जाए मतलब उसकी स्पीड कितनी हो जाए? 0 हो जाए बिफोर कमिंग टू रेस्ट फॉर द सेम टाइम. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ना इस स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगी. इस स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगी और टेंशन का एक कंपोनेंट जो है वो इसके मोशन के ऑपोजिट लग जाएगा जब वो नीचे फॉल कर रही होगी. तो क्या होगा? उसमें रिटार्डेशन आ जाएगी और फिर वो नीचे जाते जाते रुक जाएगी. लेकिन टेंशन तो आएगी तो फिर उसको वापस ऊपर लेके जाएगी. इस वजह से क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इट कम्स टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. मतलब ये एक तरीके का रिवर्सल ऑफ मोशन होगा. तो टेंशन का कंपोनेंट t cos थीटा मोशन के ऑपोजिट लगेगा. इस वजह से ग्रेविटी की वजह से पहले तो गिरने लगी, लेकिन फिर t cos थीटा की वजह से उसकी रिटार्डेशन आएगी, उसकी स्पीड कम होगी और कोई इंस्टेंट होगा जब उसकी स्पीड 0 हो जाएगी. और अगर वो रुकेगा तो फिर लेफ्ट साइड वाला कैपिटल M भी तब रुकेगा. ऐसा तो है नहीं कि वो चलता रहेगा. So there will be an instant when both of them are going to be in a state of rest. अच्छा, इनिशियली भी स्टेट ऑफ रेस्ट पे थे, पहले भी रेस्ट पे थे और बाद में भी रेस्ट पर है. तो रेस्ट टू रेस्ट कंडीशन का क्वेश्चन है. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी और तो कोई फोर्स ही नहीं है. सर टेंशन, व्हाट अबाउट द टेंशन? टेंशन फोर्स का बिहेवियर. सो वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड द वर्क डन बाय टेंशन दोनों को देखें तो टेंशन सर दोनों पे काम करेगी.
दोनों पे मतलब सर दोनों पे काम करेगी, रिंग पे भी काम करेगी, दूसरे पे भी काम करेगी, नेट वर्क डन से 0 आ जाएगा। जो कैपिटल एम वाला ब्लॉक है उसके ऊपर टेंशन कैसे काम करेगी? पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर ही लग रही है और ऊपर ही ब्लॉक मूव कर रहा है कैपिटल एम वाला, उस पर टेंशन भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है। और रिंग के ऊपर सर, रिंग के ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे है पर टेंशन ऑपोजिट लग रही है। सर ओवरऑल सर वर्क डन दोनों का मिला के 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सिंपल से ग्रेविटी का हो गया। So work done by gravity plus work done by tension should have been equal to change in kinetic energy, that is 0 minus 0, क्योंकि पहले भी रेस्ट है बाद में भी रेस्ट है। और वर्क डन by tension क्यों 0 है वो एक्सप्लेन्ड है, रीजन क्योंकि नेट वर्क डन देख रहे हैं, दोनों पार्टिकल पे वर्क होगा पर एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो कुल मिला के 0 आ जाएगा, तो वो भी 0 हो गया है। सो दैट इज अ वर्क डन by gravity on the ring and a work done by gravity on the block, ये सब मिला के कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसका मतलब एक पे पॉजिटिव आएगा एक पे नेगेटिव आएगा, वो बिल्कुल सही है। रिंग पे पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि वो नीचे आ रही है, उसका मास कितना गिवन है? 0.3 एंड इनटू G10 ले लेते हैं, और कितना नीचे आ रही है? H नीचे आ रही है, एंड इज सपोज टू बी इक्वल टू नहीं, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द ब्लॉक, तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है, mg उस पर नीचे लग रही है, तो वर्क डन नेगेटिव हो गया, होना ही था, तभी तो 0 आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सो -0.5 इंटू जी इंटू जितना वो ऊपर गया, कितना गया उसको h डैश लिख लेते हैं, सो इंटू h डैश आ जाएगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0. So this idea becomes as 3h as equal to 5 of h dash, ये आ जाता है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? h फाइंड आउट करना है। और h डैश की वैल्यू किससे आएगी? h डैश की वैल्यू आएगी जितनी स्ट्रिंग लेंथ में इंक्रीमेंट हुई है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। स्ट्रिंग लेंथ के इंक्रीमेंट कैसे मिल रही है? बाद में लेंथ कितनी होगी है? √L² प्लस h², और पहले कितनी थी? L के बराबर। सो हेंस द इंक्रीमेंट मतलब h डैश की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? दैट इज √L² प्लस h² माइनस L। दोबारा से, ये पुली पॉइंट है और ये अगर रिंग का ए पॉइंट है तो ये ए पॉइंट यहां पहुंच गया ए डैश, तो पुली और ए के बीच में लेंथ इंक्रीमेंट हो गई। जितनी स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी उतना यहाँ पे ये ब्लॉक ऊपर राइज करेगा, तो ब्लॉक का जो राइज अप है एच डैश वो उतना ही है जितना स्ट्रिंग में इंक्रीमेंट हुई है, और स्ट्रिंग की जो इंक्रीमेंट है दैट इज इक्वल टू √L² प्लस h² माइनस ऑफ L ऑन द राइट साइड, उतना ही डिक्रीमेंट होना चाहिए, और वो डिक्रीमेंट किसके बराबर है? h डैश के बराबर है। सो h डैश की वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस इन कर लोगे, दैट इज 3h इक्वल टू 5 इंटू h डैश की जगह दैट इज √L² प्लस h² एंड माइनस ऑफ L, so that becomes your quadratic in h, and then you will have to solve this and get in the result, right? So this is a equation। अब हमें L की वैल्यू अगर गिवन होगी तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो आप उसको एज अ क्वाड्रेटिक सॉल्व करके यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम हियर। यही क्वेश्चन ने पूछा हुआ था दैट हाउ मच डिस्टेंस इट शुड मूव डाउन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सो काइंडली सॉल्व इट एंड लेटर ऑन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम दिस इक्वेशन। क्वाड्रेटिक आ जाएगी। अगर आप L को 1 मीटर लेके भी सॉल्व करोगे तो आपको अकॉर्डिंगली h की वैल्यू मिल जाएगी। देयर इज अ सेकंड पार्ट आल्सो फॉर द क्वेश्चन, और जो सेकेंड पार्ट है उसको देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? हाउ फार बिलो द इनिशियल पोजीशन इज इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम इज अ वर्ड व्हिच वी लव। इक्विलिब्रियम वर्ड क्या होता है कि आपको इसमें फोर्सेस से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं देखनी है जब भी आप इक्विलिब्रियम को देखते हैं। सो हम देख लेते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम कब आएगा। इक्विलिब्रियम मतलब ये हमेशा के लिए रेस्ट पर आ जाएगा, और जब ये हमेशा के लिए रेस्ट पर आ जाएगा तो कोई ऐसी कोई पोजीशन ले लेते हैं जब ये रेस्ट पर आ चुका है, रिंग यहाँ पर है, ये ब्लॉक यहाँ पर है, और तो स्ट्रिंग में टेंशन होगी, इधर भी टेंशन होगी, और इसका mg नीचे लग रहा होगा। इसका मास 0.5 kg था तो 0.5 इंटू जी 5 हो जाएगा, 5 न्यूटन नीचे आ जाएगी, और इसका जो वेट है वो 3 न्यूटन हो गया, 0.3 kg है, और यहाँ पर एंगल होगा थीटा ले लेते हैं, तो इसका कॉम्पोनेंट ऊपर t cos थीटा हो जाएगा लाइक दिस, दैट t cos थीटा। सो फिर फाइंड आउट कर लेते हैं कि cos थीटा कितना होगा। सो लेफ्ट साइड से इक्विलिब्रियम अगर चेक करें तो t की वैल्यू 5 न्यूटन आ रही है। इस ब्लॉक के इक्विलिब्रियम से t ऊपर है, 5 न्यूटन नीचे है, स्टैटिक पोजीशन हो गई, इक्विलिब्रियम हो चुका है, नेट फोर्स 0 है। और राइट साइड से चेक करें तो t cos थीटा की वैल्यू 3 न्यूटन के बराबर आ रही है। सो वी हैव t cos थीटा एज इक्वल टू 3 न्यूटन।
सो अगर आप दोनों को डिवाइड इन कर लेते हैं, सो t cos थीटा अपॉन t इज इक्वल टू 3/5, ये कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू 3/5 आ जाती है। 3/5 अगर cos थीटा आपको मिल गया है, तो आई थिंक द क्वेश्चन कैन बी इजिली डन। ये साइड हमें L गिवन है, ये साइड हमें L गिवन है, और ये हमें फाइंड आउट करना था कि वो H कितना नीचे आएगा, हाउ फार बिलो द इनिशियल पोजीशन इज इक्विलिब्रियम लोकेटेड। तो आपको ये H0 निकालना है इक्विलिब्रियम में, और ये एंगल हमने थीटा यूज किया था। सो मेरे ख्याल से इससे आप आराम से H0 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। थीटा cos थीटा 3/5 का मतलब थीटा की वैल्यू बिकम्स 53 डिग्रीज, राइट। थीटा 53 डिग्रीज है, तो इजिली यहाँ से आप tan 53 यूज कर सकते हो। सो tan ऑफ थीटा फ्रॉम द डायग्राम इज इक्वल टू L अपॉन H0, और tan 53 कितना हो जाएगा, दैट इज 4/3। सो उससे आप H0 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, दैट्स इक्वल टू 3L अपॉन 4। सो दैट्स बेसिकली द पोजीशन वेयर द इक्विलिब्रियम इज लोकेटेड। सो दोनों पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन की अटेम्प्ट बिल्कुल डिफरेंट थी। पहले वाले पार्ट की वर्क एनर्जी से थी, क्योंकि पूछा ही हुआ था हाउ फार इट इज गोइंग टू मूव बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, तो बताया हुआ था कि काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो पूरा हिंट था कि आपको वर्क एनर्जी से करना है, और सेकेंड वाले पार्ट में भी पूरा हिंट है कि आपको वर्ड इक्विलिब्रियम दिया हुआ है कि आपको क्वेश्चन को फोर्स मेथड से ही अप्रोच करना है। सो बेसिकली दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन एक ही जगह दोनों को हमने सॉल्व करा, ताकि लैंग्वेज के डिफरेंस से क्वेश्चन में अटेम्प्ट कैसे आनी है वो भी हमें क्लैरिटी से मिल जाए। और ओवरऑल ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन जैसा था, किस बिहेवियर में, इस वाले बिहेवियर में, which uses a property of the inextensibility of the string। एक जगह स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी जगह कम होगी, ताकि ओवरऑल लेंथ क्या रहे, कांस्टेंट रहे, to maintain the ideal behavior of the string। ideal string क्या होती है, inextensible। I have a next category problem। ये आपको इस जो मैं कैटेगरी क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके आपको 5-6 क्वेश्चन के टाइप्स मिल जाएंगे। मैं ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो आएगा उसकी अटेम्प्ट कंप्लीट कैसे होती है वो समझा रहा हूँ। सो दिस इज बेसिकली अ बुलेट ब्लॉक प्रॉब्लम, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस पूरे क्वेश्चन को, कहाँ तक क्वेश्चन आपको लेके जा सकता है। क्वेश्चन किस तरीके से कि आपके पास एक बुलेट है जिसका मास स्मॉल m है, उसकी स्पीड v0 है, और उसको हॉरिजॉन्टली फायर कर दिया है, और सामने एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक सस्पेंडेड है, और उस ब्लॉक का मास कैपिटल M है। नाउ दिस बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक। क्या होगा, इट गेट्स एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो कॉलिजन्स पे जाने वाला है। कॉलिजन्स हमने पहले भी काफी डिटेल में करा है, लेकिन अब हम थोड़ा कैटेगोरिकली कॉलिजन्स को पढ़ेंगे आगे जाके, वेरी सून, in a couple of lectures only we'll be into collisions, and it will be like डीलिंग विद इलास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक कॉलिजन। ये सारी लैंग्वेजेस हमने पहले भी करी हैं, उसके क्वेश्चंस भी करे हैं, पर हम और थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन है, कॉलिजन का क्वेश्चन है, कि इसके अंदर ये ब्लॉक के अंदर ये बुलेट जा रही है और एम्बेड हो रही है। और एम्बेड वाली लैंग्वेज मैंने आपको समझाई हुई है कि अगर कोई चीज एम्बेड हो जाए, जैम्ड हो जाए, स्टक हो जाए आपस में, उसका मतलब होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। मतलब अब वो दोनों एक दूसरे के साथ ही चलेंगे, मतलब उनकी कॉमन स्पीड आ जाएगी। दिस इज अ बेसिक आइडिया व्हेनेवर द क्वेश्चन यूजेस अ लैंग्वेज एम्बेडेड। सो इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट देयर इज एन एम्बेडेड बिहेवियर। एम्बेडेड बिहेवियर मतलब जो बुलेट है वो ब्लॉक के अंदर आ गई है। सो द स्टेज बिकम्स लाइक दिस, right now the bullet is inside the block, so we are constructing the bullet inside the block। so ये अब इकट्ठे हो गए हैं। तो क्या करेंगे हम ऐसी कंडीशन में, व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, वी आर सपोज्ड टू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ओवर हियर। क्या अप्लाई कर रहे हैं, द कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम ओवर हियर। जब वो जाके उसके साथ में स्ट्राइक अप कर लेगी, तो जब उसको स्ट्राइक अप कर रही है, सो व्हाट इज हैपनिंग, इनिशियल मोमेंटम कितना है, m into v0, और फाइनली कितना हो जाएगा, दैट विल बी स्मॉल m प्लस कैपिटल M एंड इनटू v। इस समय क्वेश्चन की एक लैंग्वेज होगी दैट नेग्लेक्ट द इंपल्स बाय द स्ट्रिंग। दोबारा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में ये लैंग्वेज लिखी होगी, कई बार हम उसको पढ़ते नहीं है, क्वेश्चन में लिखा होगा नेग्लेक्ट द इंपल्स बाय द स्ट्रिंग। तो क्या होता है बेसिकली, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो फिर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को लगा नहीं सकते हैं, ये हमें पता है। तो देखो इसमें स्ट्रिंग लग रही है, ग्रेविटी भी लग रही है, तो हो सकता है कि स्ट्रिंग का इंपल्स आया हो,
तो उसकी वजह से फिर हो सकता है CLM नहीं लगती। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। दोबारा देखें, जो भी फोर्स लग रही है वर्टिकल लग रही है, और ये जो मोशन आ रहा है इस इंस्टेंट पे जिस समय कॉलिजन हो रही है वो हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसलिए हम CLM को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा सकते हैं। एंड देयरफॉर बाय एप्लीकेशन ऑफ द CLM कहां पे? अलोंग द एक्स डायरेक्शन। कहां लगाई हमने? एक्स डायरेक्शन में लगाई है। इनिशियल मोमेंटम कितना है? m into v नॉट, और फाइनल कॉमन स्पीड आ जाएगी, दैट इज सपोज टू बी इक्वल टू v। अब ये v स्पीड इनकी जनरेट हो गई है, और v की वैल्यू आपको मिल गई m into v नॉट अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। दैट इज अ स्टेज 1 ऑफ द क्वेश्चन। अब इसके बियॉन्ड क्या होगा? या तो क्वेश्चन यहीं पे दम तोड़ देगा या तो आगे जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है मैं आगे जाऊंगा, तो क्वेश्चन आगे जाता है और क्वेश्चन कहता है अब क्या होगा? ये पेंडुलम की तरह स्विंग करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें मोमेंटम आ गया। पहले तो ये डेड था, इट वाज हैविंग अ जीरो मोमेंटम, पर अब तो इसमें मोमेंटम जनरेट हो गया वाया कॉलिजन, तो अब वो मूव करेगा। लेकिन क्योंकि स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो उसका पाथ कैसा रहेगा? सर्कुलर रहेगा। सो दिस इज गोइंग टू मूव लाइक दिस, so it is going to move like this and into this position like this। करेक्ट है जी। यहां से काफी सारे क्वेश्चन आगे बन सकते हैं। उनमें से एक सवाल ऐसा हो सकता है कि ये कितनी हाइट तक पहुंचेगा, कितनी हाइट तक पहुंचेगा। तो आपके दिमाग में आएगा कि ऐसे लगा लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का गेन हो रहा है। बिल्कुल लगा सकते हो। या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो कि ग्रेविटी का वर्क होगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी कभी ना कभी जीरो हो जाएगी। तो चलो लगा लेते हैं। तो ग्रेविटी का वर्क कितना होगा? जितना ये राइज करेगा। सो कितना राइज करा उसको h लिख लेता है। करेक्ट है ना? h लिख लेते हैं, h मैक्स लिख लेते हैं। h मैक्स लिखने का फायदा क्या होगा कि ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे फायदा क्या होगा? स्पीड उसकी फाइनली कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सो द फाइनल स्पीड बिकम जीरो। सो द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, टेंशन तो काम करेगी नहीं क्योंकि टेंशन तो सेंट्रीपिटल बिहेव कर रही है, क्योंकि पाथ सर्कुलर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स काम नहीं करती है। सो दैट इज अ वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। सो फाइनल जीरो हो गई और इनिशियल कितनी है? हाफ mv²। और वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव है क्योंकि mg नीचे लग रही है और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है कि नहीं? अब मास कितना? दैट इज m इफेक्टिव। m इफेक्टिव मतलब टोटल मास। टोटल मास कितना है? दैट इज स्मॉल m प्लस कैपिटल M। दैट बिकम्स इक्वल टू m इफेक्टिव। अब तो वो जुड़ गए ना आपस में, कंबाइन हो गए, एक ही मास हो गया। तो ग्रेविटी भी वर्क दोनों पे मिलजुल के करेगी। अब तो एक ही मास है वो m इफेक्टिव। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव आ रहा है, माइनस ऑफ m इफेक्टिव into g into h। h कितना? h max। That's equal to minus of half into m effective into v square। m effective पूरा कैंसिल्ड है। अब स्मॉल m प्लस कैपिटल M लिख लो, वो भी कैंसिल हो जाएगा, एक ही बात है। माइनस माइनस भी शहीद हो गया, कैंसिल हो गया। दैट बिकम ट्वाइस ऑफ g h max। कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ g h max इक्वल टू v स्क्वायर। रूट ले लो, दैट बिकम्स अ वैल्यू फॉर द v। v की वैल्यू कितनी है वो यहां से प्लेस कर लो, तो ये रिलेशन आपका डेवलप हो जाएगा। रूट 2g h max एज इक्वल टू m इंटू वी नॉट अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो ये क्वेश्चन आपका पीछे वाले टाइम फ्रेम पे चला गया। मतलब ये इवेंट t इक्वल टू 0 पे अगर हुआ था तो अब ये तो यहाँ पहुंच गया ना, तो टाइम फ्रेम तो चेंज हो गया ना। वो अलग बात है कि हमें पता है कि भाई वर्क डन टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, तो हम उसको देख ही नहीं रहे, हमारा ध्यान ही नहीं जाता उस पर, टाइम फ्रेम तो चेंज हो चुका है वहां पे। ठीक है ना? तो अब जो क्वेश्चन पूछना चाहे एच मैक्स गिवन हो सकता है क्वेश्चन पूछे इनिशियल स्पीड कितनी थी वो बता दो, है ना? सो क्वेश्चन कैन मेक इट बैक। या फिर क्वेश्चन और भी अपना दिमाग लगा के पूछेगा, व्हाट इज दिस एंगल? ये क्या है? थीटा नॉट। थीटा नॉट क्या है? दैट इज एंगुलर एम्पलीट्यूड। ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है ना, तो एक्सट्रीम एंगल कितना बनेगा वो पूछ रहा है वो। तो वो कैसे निकालें? वो मैंने कल के लेक्चर में समझाया था। क्या समझाया था? कि अगर ये स्ट्रिंग लेंथ L है, अगर ये L है तो ये साइड आ जाएगी L cos थीटा नॉट। कल समझाया था मैंने उसको। और ये जो पूरी साइड है वो L के बराबर है, तो आपको H मैक्स मिल जाएगा। यहाँ से H मैक्स कितना मिल जाएगा? दैट इज L माइनस L cos थीटा नॉट। तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है दिस विल नाउ बी लाइक दिस, दैट इज रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ g, H मैक्स की जगह L इंटू 1 माइनस cos थीटा नॉट is equal to m into v naught upon small m plus capital M is going to be the expression over here
जो भी मिसिंग टर्म होगी वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है वी नॉट मिसिंग हो सकता है एच मिसिंग हो सकता है थीटा नॉट मिसिंग हो। जो भी मिसिंग टर्म होगी वो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ और कपल ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द बुलेटिन ब्लॉक। क्वेश्चन इसके बीच में भी किसी पोजीशन पे पूछ सकता है। इस पोजीशन पे, किस पोजीशन पे? इस पोजीशन पे, जो कि पोजीशन में ए लिख देता हूं। कौन सी? ए पोजीशन। इस पोजीशन पे अगर क्वेश्चन कहता है कि आप स्ट्रिंग में टेंशन बताओ, क्या बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। इस पोजीशन पे अगर आप स्ट्रिंग में टेंशन बताना चाहोगे, देखो ध्यान से देखना, तो इस समय जो ब्लॉक है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? v के बराबर है। स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर लग रही है, m इफेक्टिव g नीचे लग रहा है ना? तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितनी है? t माइनस m इफेक्टिव इंटू जी। दैट्स अ नेट फोर्स एट द सेंटर। ये a पोजीशन पर है। दैट्स अ टेंशन एट a। दैट्स अ नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। और टेंशन सप्लाई क्या कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। So that is equal to m into v square upon r. R मतलब radius. Radius of the circular path कितना है? Length of the string. So mv square by l. So you can find the value for the tension at this particular point just after collision. That is just after collision. Just before collision तो क्वेश्चन ही नहीं है। तब तो जितनी टेंशन थी टी नॉट, वो तो सिंपल किसके बराबर थी? वेट के बराबर थी। कोई तब कुछ हुआ ही नहीं था। तो कॉलिजन के जस्ट बाद इतनी टेंशन है, that is m effective into g plus m into v square by l is the value for the tension just after collision. देखा, एक और क्वेश्चन बन गया। इसलिए कितनी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन है। Then when it reaches the extreme position, कहां पहुंच गया? एक्सट्रीम पोजीशन पे। वो पोजीशन क्या है? b। तब टेंशन कितनी है? क्योंकि टेंशन हर इंस्टेंट पे चेंज होती रहेगी, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है ना। द वैल्यू फॉर द स्पीड इज चेंजिंग। तो उस इंस्टेंट पे कितनी है? तो उस इंस्टेंट पे चेक कर लेते हैं कि उस इंस्टेंट पे टेंशन कितनी आएगी। डायग्राम दोबारा बना लेते हैं एट अ फाइनल इंस्टेंट। तो फाइनल इंस्टेंट पे जब हम डायग्राम बना रहे हैं तो ये यहां पहुंच गया, इधर सर्कुलर पाथ से होता हुआ, लेकिन इस समय उसकी स्पीड 0 है। स्पीड 0 है तो सेंट्रीपिटल फोर्स 0 हो जाएगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है? mv स्क्वायर बाय r, और स्पीड कितनी है? 0। इस समय जितनी टेंशन है, दैट इज दिस एक्सट्रीम पोजीशन, उसको अगर हम t एट द पोजीशन b लिख लेते हैं, b पोजीशन पे mg कहां लग रही है? इस डायरेक्शन में, दैट इज m इफेक्टिव g। इसका कंपोनेंट चेक कर लेते हैं यहां पे। तो इसका कंपोनेंट कितना? ये थीटा नॉट है, तो ये थीटा नॉट है, तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा m इफेक्टिव इंटू g cos थीटा नॉट। अब टेक्निकली क्या होना चाहिए था? t माइनस एम जी कॉस थीटा, ये आना चाहिए था। शुड हैव बीन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, पर स्पीड 0 हो गई क्योंकि वो एक्सट्रीम पोजीशन आ गई। और इस वजह से उस पोजीशन पे जो वैल्यू फॉर द टेंशन आएगी, दैट इज दिस पर्टिकुलर पोजीशन इज सिंपली एम जी कॉस थीटा। थीटा कितना? थीटा नॉट, दैट्स द वैल्यू। तो हो सकता है क्वेश्चन पहले यहां से आपसे थीटा नॉट निकलवा ले और फिर उसके बाद ये भी पूछ ले कि उस पोजीशन पे टेंशन कितनी थी। सो वुड हैव बीन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने स्टेजेस बता दिया आपको, एक बार रिवाइज कर लो। स्टेजेस क्या है? पहले आपने CLM लगाया है, क्या लगाया है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया है। उसके बाद में फिर आपने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई है, उससे आप H मैक्स या थीटा नॉट निकाल सकते हैं। उसके बाद ऑप्शनल है कि क्वेश्चन एडिशनली टेंशन पूछता है तो आप टेंशन वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? तो चलो आगे बढ़ते हैं। Let's move ahead and bring in the next category question. अब जो next category question है, that is potential energy behavior question. जब आपको potential energy as a function of position given, right? तो as a function of position given हो, तो फिर questions को हमने किस तरीके से attempt करना होता है, ये उस category के question है। So पहला question लेते हैं इस category में, that is potential energy is given as a function of x. क्या function है? 2 into x power 4 minus 3x square plus 4. That's a potential energy function. पूछा क्या हुआ है? Find a conservative force. तो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन हुआ। हमने इस बात को समझा हुआ है कि फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी तभी होती है जब वो कंजर्वेटिव फोर्स के साथ में रिलेटेड होती है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली अराइजेस फ्रॉम द कंजर्वेटिव फोर्स।
या हम वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली दोनों में कनेक्टेड बिहेवियर है, वो हमने पहले लिखा हुआ है, यूज भी करा था लास्ट लेक्चर में, दैट अ कंजर्वेटिव बिहेवियर इज इक्वल टू माइनस ऑफ du by dr। तो यूजुअली ये क्वेश्चन ऐसे रहता है कि दैट पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ आर। एफ क्या है? फंक्शन किसका? आर का। कोई भी फंक्शन हो सकता है, इट कैन बी आर स्क्वायर, आर क्यूब, 3r स्क्वायर, 3r क्यूब, कुछ भी हो सकता है। तो फिर आप एफ को कैसे लिखते हैं? दैट्स इक्वल टू माइनस ऑफ du अपॉन dr, है ना। du अपॉन dr मतलब डेरिवेटिव ऑफ आर। इसको हमने लिखा था नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर ये स्पेसिफाइड फंक्शन x पे होगा तो जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो x डायरेक्शन की लगेगी। फिर आर का मतलब क्या होता है? बेसिकली रेडियल फंक्शन, रेडियल डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है ना। और अब ये डायरेक्शन क्या है? स्पेसिफाइड x है, तो फोर्स भी तो x की होगी। सो तब आप इसको कैसे लिखेंगे? माइनस ऑफ du by dx। अगर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन y में हुआ तो फिर फोर्स भी y में आ जाएगी, देन इट विल बी माइनस ऑफ du अपॉन dy। अकॉर्डिंगली हम अपने रिजल्ट को सेटअप कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारी जो फोर्स है वो डेफिनेटली x में आएगी। सो द फोर्स इन द x डायरेक्शन विल बी इक्वल टू, कंजर्वेटिव तो है ही, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के साथ ही एसोसिएटेड होती है। सो दैट्स इक्वल टू माइनस ऑफ du अपॉन dx। तो ये तो आप आराम से कर सकते हो, माइनस ऑफ d बाई dx ऑफ u का फंक्शन प्लेस कर दो जो कि क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज ट्वाइस ऑफ x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 एंड डिफरेंशिएटेड, एंड डिफरेंशिएटिंग वी गेट माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। So the force which is acting on the particle because of this potential energy is minus of 8x cube and plus of 6x, that becomes your expression for your force. That's a force. So एक kind of question का basic generate हो गया कि किस तरीके से आप force से potential energy generate कर सकते हो, और अगर potential energy given है तो किस तरीके से आप force को generate कर सकते हो। ये उस category की questions बन गए हैं। आगे भी पूछा गया है, आगे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ने बोला है दैट लोकेशंस वेयर fx इज 0, जहां पे फोर्स 0 हो। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे सीधा सीधा आपको बोल रहा है, ट्विस्ट करके भी बोल सकता था कि इक्विलिब्रियम जहां पर हो। अब ये बात आपको पता ही है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि फोर्स 0 हो जाए। तो ऐसी पोजीशन देखो, ऐसी लोकेशन देखो जहां पे नेट फोर्स 0 हो जाए, तो आप इस पर्टिकुलर फोर्स को 0 कर दो। सो एज यू मेक इट 0, दैट बिकम्स 8x क्यूब and minus of 6x is equal to 0. So that becomes as x into 8x square minus 6 equal to 0. So आपके तीन रूट्स बन जाएंगे। एक तो x इक्वल टू 0 हो गया है, और दूसरी जो वैल्यू है वहां से दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू 6 अपॉन 8, that means that is 3 upon 4. So which gives me the value for the x as equal to plus minus of root 3 upon 2. So you get a three answers, that the values for the x can be as 0, plus root 3 by 2 and minus of root 3 by 2 are the three positions, the three locations at which the force will be equal to 0 or the particle will be in the status of equilibrium. इन नियर फ्यूचर लेक्चर हम वो भी डिस्कस आउट करेंगे कि कितने तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं। वी हैव थ्री बेसिक काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, वी विल डिस्कस इट इन द नियर फ्यूचर। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो व्हेन एंड देयर एंड देन जब हम उस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे तब उनको स्प्लिट करना भी सीखेंगे कि कब पार्टिकल स्टेबल है, कब अनस्टेबल है, कब न्यूट्रल है, वो भी हम देखेंगे। अल्टीमेटली क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमें एक डायरेक्शन में ले जाती है, तो एक्सप्लेन कि हमारा जो सिस्टम है, हमारे जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम है, जिस तरीके से हमने सिस्टम को बनाया है, वो स्टेबल है कि नहीं है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी हमें समझाती है। उस एस्पेक्ट को भी हम वहां पे स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए क्वेश्चन सिंपल मैथमेटिकल था कि आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, आपको फोर्स फंक्शन डिफाइन करना था, और वो फोर्स डेफिनेटली कंजर्वेटिव होगी। कैसे मिली हमें? हमने सिंपल उसका डेरिवेट करा विद अ नेगेटिव साइन, बिकॉज फोर्स से डिफाइंड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस साइन को मत भूलना। और इक्विलिब्रियम पूछा तो हमने नेट फोर्स निकाल के और फिर उसको 0 कर दिया है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड वी हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ ए क्वेश्चन ओवर देयर। तो एक नॉच अप है एक क्वेश्चन में, एक प्लस है क्वेश्चन में। तो देखते हैं कि क्या लैंग्वेज गिवन है। क्वेश्चन इज गिवन u इक्वल टू 2r क्यूब, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन आपको गिवन है, और मास गिवन है पार्टिकल का 2 kg,
is in the influence of the force which always acts towards the center. Which always acts towards the center means it has to be a centripetal force. तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस कि हमें क्वेश्चन ने क्या बताया कि बेसिकली फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल है. एंड बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5 मीटर. तो उस सर्कल का जिस पे वो मूव कर रहा है उसका रेडियस आपको गिवन है. सो दैट द रेडियस इज 5 मीटर. सो आर इज इक्वल टू 5 मीटर. बोला गया कि उसकी एनर्जी कैलकुलेट करो. क्या करो? एनर्जी कैलकुलेट करो. अब किस एनर्जी की बात कर रहे हैं कि जो भी उसकी टोटल एनर्जी हो. अब ये एक मैकेनिकल मोशन है. क्या है? मैकेनिकल मोशन है. तो जब भी हम मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी दो तरीके की होती है. दैट इज अ सम टोटल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी प्लस द काइनेटिक एनर्जी. तो ये क्वेश्चन बेसिकली दोनों का है कि एक तो काइनेटिक एनर्जी पता चले और दूसरी साथ में आपको पोटेंशियल एनर्जी भी पता चले. ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी तो मेरे ख्याल से सीधा ही गिवन है. सीधा ही गिवन है कि आपको U इज इक्वल टू 2r³ और r की वैल्यू आपको 5 मीटर गिवन है. तो पोटेंशियल एनर्जी तो आपको सीधे सीधे गिवन है. तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो आपकी सीधी होगी ट्वाइस ऑफ r³, दैट मीन 5³. सो 5³ कितना हो गया? 125 एंड इनटू 250. सो 250 जूल बिकम्स अ वैल्यू फॉर द पोटेंशियल एनर्जी. अब यहाँ से आपको ढूंढ के काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. कितना निकालें? तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स पे जाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन हमें वहां पे लेके जा रहा है. तो अब ये फोर्स कैसे आती है वो हमने अभी अभी सीखा. ऊपर से फोर्स कैसे आएगी? माइनस ऑफ du/dr. सो लेट्स इवैल्यूएट दैट पर्टिकुलर फोर्स. वो फोर्स कैसे आ रही है? दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ du/dr. सो दैट्स माइनस ऑफ d/dr ऑफ ट्वाइस ऑफ r³. पोटेंशियल एनर्जी को भी 2r³ गिवन है. सो दैट्स इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू r³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3r². सो दैट बिकम माइनस ऑफ 6r². सो माइनस का शायद सिग्निफिकेंस हो सकता है इट एक्ट्स रेडियली इनवर्ड्स, इसलिए माइनस का सिग्निफिकेंस होगा. और माइनस का सिग्निफिकेंस ये भी आता है कि वो सिस्टम को शायद स्टेबल रख पाता है ना. अब स्टेबिलिटी वाला आर्टिकल मैंने बोला कि किसी और दिन करेंगे. पर माइनस का सिग्निफिकेंस अपने दिमाग में रखना दैट इट इज बेसिकली फॉर एक्सप्लेनिंग टू अस कि शायद वो स्टेबल हो. सो एफ की वैल्यू कितनी है? माइनस ऑफ 6r² आ गया. फिलहाल आप ऐसा भी बोल सकते हैं सेंटीमीटर फोर्स है तो द फोर्स एक्ट्स रेडियली इनवर्ड्स. सो माइनस 6r² फोर्स हो गई है. अब फोर्स जो है वो कौन सी है? सेंट्रीपिटल है. तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? किस फोर्स का? सेंट्रीपिटल फोर्स का. कितना आ रहा है? 6r² आ रहा है. और वो होता क्या है? दैट इज mv²/r. दैट्स सपोज्ड टू बी द सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, तो mv²/r ना बेसिकली. r को ऊपर शिफ्ट कर दें, कर सकते हैं. सो दैट विल बी 6r³ एज इक्वल टू mv². अब दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर लो. क्या फायदा? और mv²/2 will become the kinetic energy. तो ये है तरीका काइनेटिक एनर्जी तक पहुंचने का. क्या करा हमने? पोटेंशियल एनर्जी गिवन थी, डिफरेंशिएट करा, वो फोर्स आ गई. हमें पता नहीं था कि कौन सी फोर्स है. क्वेश्चन ने हमारी हेल्प करी कि वो फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल है. और क्योंकि वो सेंट्रीपिटल थी तो फिर हमने उस फोर्स को mv²/r से इक्वेट कर दिया. और फिर हाफ mv², हमें काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बहुत आसानी से मिल जाएगा. दोनों साइड हमने हाफ से मल्टीप्लाई करा. And so the kinetic energy becomes a 3r³. That is a 3r³. और क्योंकि आपको r की वैल्यू पता है, so you can easily find out the value 3 into 5³. So that's 125 into 3. So 375. So that's 375 joule. And overall mechanical energy हो सकता था क्वेश्चन से पोटेंशियल एनर्जी पूछता तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता क्योंकि सीधी की बनती आपको, है ना. सो खाली काइनेटिक एनर्जी पूछता, वो भी पूछ सकता था. पर क्वेश्चन ने ओवरऑल एनर्जी पूछी है, लिखा नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी पूछी है. तो ओवरऑल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी है. तो दोनों को ऐड कर लोगे. दैट इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक. सो दैट इज 250 एंड प्लस 375 जूल्स. सो दैट बिकम्स 625 जूल्स एज माय आंसर फॉर द क्वेश्चन फॉर द ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी. राइट. अब आगे बढ़ते हैं और इसके जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इस ग्राफ वाले क्वेश्चन पे मैं वापस आऊंगा. So ये जो क्वेश्चन है that is the mass is given as 1 kg over here और along the x axis potential energy का function given है. कहाँ पे? Along the x axis potential energy function given है and mechanical energy 2 joules given है. That's the value for the mechanical energy. मतलब the sum total of potential energy plus the kinetic energy is supposed to be given है 2 joules. ये हमें sum total given है. क्वेश्चन ने पूछा क्या है? Find the value for मैक्सिमम स्पीड. क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू फॉर द मैक्सिमम स्पीड. अब देखो पॉइंट क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है और 2 जूल्स है, व्हिच मींस
अगर V मैक्सिमम है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो जाहिर सी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, मिनिमम आएगी। तो हम इस स्टेटमेंट को इस तरीके से भी समझ के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उल्टा भी हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन किस पे है कि V मैक्सिमम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो आपको वो निकालने के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन की अप्रोच है। सो व्हाट इज अप्रोच? दैट कैलकुलेट द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो फिर ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन अप्रोचेबल हो जाएगा। अब वो कैसे करें? हाउ कैन वी फाइंड द मिनिमम वैल्यू फॉर द पोटेंशियल एनर्जी? तो लेट्स स्टार्ट अप द क्वेश्चन। और क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, दैट्स इक्वल टू x पावर 4/4 माइनस ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2। अब हमें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है। हम सबसे पहले फोर्स फाइंड आउट करते हैं कि फोर्स की वैल्यू कितनी है। सो फोर्स कैसे मिलेगी? पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके। हम इसको u लिख लेते हैं। अब F कैसे लिखेंगे? माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, जैसे कि हमने पीछे अभी देखा था। सो दैट इज माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स इंटू x4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। और डिफरेंशिएटिंग दिस वी गेट 1/4 एज इट इज, x पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब माइनस हाफ एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। 2 and 2 gets cancelled out over here. ये 4 and 4 भी cancelled है. So the value for the force over here that comes out to be minus as it is रखा है मैंने, that is x cube minus of x, that becomes in our function of the force, right? अब ये force का function आ गया है। अब ये cubic equation है, इसका मतलब अगर आप इसको जीरो करके इसके रूट्स निकालोगे तो 3 रूट्स निकलेंगे। अब आप पूछोगे कि सर इसको जीरो क्यों करना है? इसको हम जीरो इसलिए करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि कहाँ कहाँ पे इक्विलिब्रियम है। दोबारा से, कहाँ कहाँ पे इक्विलिब्रियम है। तो हमने इसको इक्वल टू जीरो कर दिया। सो इक्वेट दिस फोर्स एज इक्वल टू जीरो। रीजन टू फाइंड द लोकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने करा था, उसमें क्वेश्चन ने सीधे सीधे पूछा हुआ था कि फाइंड द लोकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम उस आइडिया को अभी यूज कर रहे हैं। सो फाइंड द लोकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो नेट फोर्स को जो हमने डिराइव करा उसको जीरो कर दिया। चलो अब इसको जीरो करा तो हमने इसके रूट्स देखते हैं। दैट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो x कॉमन, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सो पॉसिबल रूट्स, एक तो x इक्वल टू 0 हो गया और दूसरा x स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो द सेकेंड रूट इज x इक्वल टू प्लस 1 एंड द थर्ड रूट इज x इज सपोज टू बी इक्वल टू माइनस 1। ये हमारे 3 रूट्स यहाँ पे डेवलप इन हो गए। करेक्ट। अब ये जो तीनों रूट्स आपको मिल गए हैं तो आप चेक करो कि किस वैल्यू पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, कौन सी वैल्यू ऑफ x पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ रही है। ये तीनों कौन सी पोजीशन से इक्विलिब्रियम की। तो हमने चेक करा, तो हमने इसको चेकअप करा, तो ओरिजिनल फंक्शन में वैल्यू को डाल देते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी जब x की वैल्यू 0 है चेक करते हैं। सो दैट इज 0 माइनस ऑफ 0, 0 आ रही है। तो हमें लगेगा कि यही आंसर होगा अपना, दिस मस्ट बी द आंसर, क्योंकि 0 से कम क्या होगा। बट देन वी रिमेंबर कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, can be negative and can be zero. दोबारा से, the potential energy can be positive, can be negative, can be zero. Kinetic energy जो होती है वो 100% पॉजिटिव होती है, पर पोटेंशियल एनर्जी वर्क की तरह पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकती है। तो हमने दूसरी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा। लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 1 चेकअप करा। तो जब हमने इस वैल्यू को चेकअप करा तो ये आ रही है 1/4 माइनस 1/2। कितनी आ रही है? 1/4 minus 1/2. And what is 1/4 minus 1/2 if you check upon? 1/4 minus 1/2 आ रहा है आपका minus 1/4. That's 0.25 minus 0.5. That is minus 0.25. That is minus of 1/4. और अगर आप यहाँ पे x इक्वल टू -1 भी डालोगे, अगर आप x इक्वल टू -1 भी प्लेस करोगे तो भी रिजल्ट सेम आ रहा है। दैट इज 1/4 माइनस 1/2, क्योंकि x पावर 4 है, इवन टर्म है, इवन x पावर इवन वैल्यू है, x स्क्वायर भी इवन वैल्यू है। सो वंस अगेन दिस कमिंग एज -1/4। और ये वैल्यू डेफिनेटली जो है वो 0 से कम है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। कहाँ पे? x इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे।
So at x equal to plus minus 1, the potential energy is coming out to be minimum, और वो minimum value कितनी है? माइनस ऑफ 1/4 आ रही है, माइनस ऑफ 1/4 जूल आ रही है. That's a minimum value. So अगर ये minimum value है तो अब हमारा क्वेश्चन डन है, क्योंकि हमें क्या करना है? मैक्सिमम स्पीड निकालनी है. अब हम रिलेशन को यूज अप कर सकते हैं, दैट पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम शुड बी इक्वल टू द ओवरऑल एनर्जी. वो हमें 2 जूल्स गिवन है. देख लो क्वेश्चन में गिवन है टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2 जूल्स है और मास की वैल्यू 1 kg गिवन है और आपको V max निकालनी है. राइट, सो लेट्स इवैल्यूएट दिस. पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितनी है? माइनस ऑफ 1/4. और कहां पर है वो भी आपको पता है. कहां पर है? x इक्वल टू प्लस माइनस 1 पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, माइनस 1/4 है. ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि किस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ रही है. x इक्वल टू प्लस माइनस 1 पर आ रही है, 0 पे नहीं आ रही है. x इक्वल टू 0 पे नहीं है. एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी इज सपोज्ड टू बी हाफ इनटू m इनटू v max स्क्वायर इज इक्वल टू 2. So this is half m into V max square is equal to 2 plus 1/4 और 1/4 मतलब 0.25, so 2.25 हो गया. And so that is half into mass की वैल्यू अगर 1 है, so into V max square is equal to 2.25 into half को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, so into 2 कर देते हैं यहाँ पे, so V max की वैल्यू मिल जाएगी हमें, that is equal to root of 4.5 should be the value for the V max. 4.5 मतलब 9 कर सकते हैं, so that is equal to root of 9/2, so should be root 3/2 should be the value of the V max. And which position? x equal to plus minus 1 पे. तो x equal to plus minus 1 क्या हुई? That should be the mean position. क्या बोलेंगे? That will be the mean position, क्योंकि mean position पे ही V क्या होती है? मैक्सिमम होती है. कहां पे? जब मीन पोजीशन होती है. इसका मतलब अगर आप x इक्वल टू 0 यहां देख रहे हो, x इक्वल टू -1 यहां देख रहे हो, x इक्वल टू +1 यहां देख रहे हो, तो कहीं +1 या -1 में कहीं पर मीन पोजीशन होगी जहां पर v क्या होगी? मैक्सिमम होगी. और कितनी है? √3/2 वैल्यू आ रही है, √3/2 मीटर पर सेकेंड. जो +-1 की भी डिकोडिंग है कि +1 पे क्या होगा, -1 पे क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम से आएगा. दैट वी विल सी अनदर डे. राइट, तो चलो अब जो इस क्वेश्चन में एक फीचर यूज करा, क्या यूज करा मेंशन करता हूं. पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो. इस क्वेश्चन में हमें 2 वैल्यू चेक हुई, एक तो नेगेटिव चेक हुई, एक तो जीरो चेक हुई इस क्वेश्चन में. और नेगेटिव पे हमने वैल्यू यूज करी, मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ रही थी. नेगेटिव वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज टॉक्स अबाउट हायर स्टेबिलिटी. दोबारा बताता हूं, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी सिग्निफाइज स्टेबिलिटी. अब ऐसा क्यों है? सुनिएगा ध्यान से. देखो, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक होती है. इज द सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक. और काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव. या तो जीरो होगी, या तो बॉडी रेस्ट पर होगी, या तो फिर बॉडी मूव कर रही होगी. जब मूव कर रही होगी तो फिर काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आएगी. तो काइनेटिक एनर्जी हो सकता है अगर आप उस सिस्टम पे वर्क करो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते जाए. क्या करते जाए? इंक्रीज करते जाए. हाईर स्पीड आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी. तो फिर मैकेनिकल एनर्जी तो ओवरशूट करती जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ी जा रही है. पर ऐसा तो वायलेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी तो कांस्टेंट है. तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट कैसे रह पाएगी? अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो किसी को तो कम होना पड़ेगा. तो किसको कम होना पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी को. अब पोटेंशियल एनर्जी मान लो कम होगी, तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू और बढ़ेगी, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होना पड़ेगा? उसको नेगेटिव होना पड़ेगा. तो जितना वो नेगेटिव होती जाएगी उतना अलाउड होगा कि काइनेटिक एनर्जी उतनी हाई पॉजिटिव होती जाए, ताकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रह पाए. सो फॉर highly positive values, the potential energy should come out to be negative. And then only the system can
conserve the energy and can remain stable while moving at high velocities or high speeds. तो स्टेबिलिटी इंपार्ट करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी को क्या रहना पड़ेगा, नेगेटिव रहना पड़ेगा. और पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है, फोर्स के थ्रू. ये जो हमने 3 क्वेश्चन करे, तीनों हमें ये समझाती है कि पोटेंशियल एनर्जी का आइडिया किससे है, फोर्स के थ्रू है. तो वो फोर्स कैसी होनी चाहिए, बाइंडिंग फोर्स होनी चाहिए, कि वो उसको बांध के रखे ताकि सिस्टम स्टेबल रहे. अगर मान लो किसी के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रही तो उसकी मन मर्जी वो कहीं भी जाएगा, तो स्टेबल थोड़ी होगा. जैसे if the earth is moving around the sun in a stable orbit, क्यों, gravity is a binding force over there. एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड स्टेबल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, क्यों, because electrostatic force is a binding force over there. So this potential energy being negative क्या एक्सप्लेन करती है कि जो फोर्स है, ऑफ कोर्स फोर्स होगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है, so that force which is there is a binding force. So negative potential energy also explains to us that is the binding nature of the force. अब bind कभी भी कोई force कब कर पाती है, अगर वो force attractive होती है. अगर वो force repulsive होगी तो bind थोड़ी करेगी, पार्टिकल भाग जाएंगे एक दूसरे से. तो ग्रेविटी बाय डिफॉल्ट अट्रैक्टिव होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशनल अट्रैक्टिव होती है. कब होती है, जब ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्ज हो. तो ऐसा ही होता है कि न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आ रही है जो कि एक बाइंडिंग फोर्स की तरह बिहेव कर रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में है. और उसको आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी. तो जो फोर्स होगी उसका साइन भी नेगेटिव आएगा. फोर्स का साइन भी क्या रहेगा, नेगेटिव. सो ओवरऑल अगर हमें फोर्स के साइन के थ्रू बात को समझना है, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो पॉजिटिव फोर्सेस यूजुअली हम यूज करते हैं फॉर रिपल्सिव नेचर ऑफ द फोर्सेस, और नेगेटिव साइन हम फोर्स में एसोसिएट करते हैं फॉर द अट्रैक्टिव बिहेवियर ऑफ द फोर्सेस. और बाइंडिंग नेचर ऑफ द फोर्स हमेशा क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है. तो कितना लंबा हायरार्की आर्टिकल है फॉर द आर्टिकल ऑफ स्टेबिलिटी. सबसे पहले प्राइम कंडीशन क्या होनी चाहिए, फोर्स होनी चाहिए जो कि अट्रैक्टिव होनी चाहिए. आप उसको डिनोट कैसे करोगे, नेगेटिव. मतलब वो किस तरीके से बिहेव करेगी, एज अ बाइंडिंग नेचर ऑफ द फोर्स. उससे क्या होगा, उससे पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी. और पोटेंशियल एनर्जी अगर ज्यादा नेगेटिव रहेगी तो पॉसिबल है कि ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी भी नेगेटिव आ जाए. समझ आ रही है. सो दैट इज क्वाइट पॉसिबल ना. ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना कि पोटेंशियल एनर्जी -6 जूल्स हो और काइनेटिक एनर्जी +4 जूल हो. तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी -6 एंड काइनेटिक एनर्जी +4, कुल मिला के -2 आ गई. तो मैकेनिकल एनर्जी क्या आ गई, नेगेटिव आ गई. तो हमसे पूछा गया व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव मैकेनिकल एनर्जी. अब मैकेनिकल एनर्जी को हम ई से डिनोट कर लेते हैं, दैट इज द टोटल एनर्जी. तो मैंने पूरा लिखा है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ the negative mechanical energy. So the significance of the negative mechanical energy is there कि potential energy का magnitude जो है वो kinetic energy से ज्यादा आ रहा है. That's the significance. क्योंकि बेटा kinetic energy तो देखो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, वो तो हमेशा पॉजिटिव है. लेकिन अगर दोनों को जोड़ के नेगेटिव आ रहा है तो साफ बात है कि एक तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा आ रही है. तो ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, नेगेटिव आएगी. तो आपको उससे क्या पता चलेगा, हमें उससे यह पता चलेगा कि सिस्टम डेफिनेटली स्टेबल है. क्या होगा, सिस्टम इज डेफिनेटली स्टेबल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक तो ज्यादा आ रही है और नेगेटिव आ रही है. which explains if the potential energy is negative and on a higher side the system is more stable. इसको हम लैंग्वेज में बोलते हैं the minimum state of potential energy. आप बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए. हमने कहा ज्यादा होनी चाहिए पर नेगेटिव में, ज्यादा होनी चाहिए पर नेगेटिव में. पर ज्यादा नेगेटिव में मैथमेटिकली हम उसको क्या बोल देते हैं, मिनिमम. So hence it is known as a minimum state of potential energy means maximum stability. It means maximum stability. इसका मतलब जो भी
पाथ होगा पार्टिकल का वो एक स्टेबल पाथ होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने दोनों डिस्कस आउट करे, दैट इज अ मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन is supposed to be a stable behavior and a motion of the electron around the nucleus। दोनों different part of the physics से हैं। different part of the physics से मतलब एक मैक्रोस्कोपिक आइडिया एक माइक्रोस्कोपिक आइडिया है, पर कमाल की बात है कि दोनों एक ही आर्टिकल से एक्सप्लेन हो जाते हैं। दैट इज वाई द स्टेबिलिटी। दोनों में जो फोर्सेस लग रही हैं दोनों अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। फोर्स का नेचर डिफरेंट है ऊपर ऊपर से, यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का नेचर सेम है। एक तो दोनों अट्रैक्टिव फोर्स है और दोनों बाइंडिंग है, तो दोनों को नेगेटिव लिखना चाहिए। और नेगेटिव का मतलब ये भी बोल सकते हैं ना, यहाँ पे रेडियली इनवर्ड लग रही है, और इससे क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी और बहुत नेगेटिव आएगी। इसका मतलब ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी। तो कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द अर्थ इन द ऑर्बिट ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, तो आप साफ साफ बोल देना मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव ही आएगी। और ये भी पूछे कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो ओवरऑल एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, तो आप फिर से बोल सकते हैं कि नेगेटिव ही होगी। और उसका अभिप्राय क्या है, उसका मीनिंग क्या है कि बोथ आर स्टेबल ऑर्बिट्स। दोनों क्या रहेंगे, स्टेबल ऑर्बिट्स रहेंगे। ऑफ कोर्स एक आप एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ेंगे और दूसरा आप ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, पर दोनों आइडिया एग्जैक्टली सेम है। दैट इज अ मिनिमम स्टेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसका एक ग्राफिकल बिहेवियर भी होता है, दैट विल बी द लास्ट फॉर द डे फॉर टुडे। 5 मिनट और लूंगा मैं टू एक्सप्लेन द ग्राफ। एंड द ग्राफ बिहेवियर इज सपोज टू बी फॉर यू वर्सेस आर लाइक दिस, एंड दिस इज अ यूजुअल ग्राफ जो कि आप काफी जगह अभी फिजिक्स में आगे पढ़ोगे। दैट्स नोन एज अ स्टेबिलिटी कर्व। इट्स अ स्टेबिलिटी कर्व ओवर देयर। इस कर्व को मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा एज अ स्टेबिलिटी कर्व। और इसमें अगर हमसे पूछा जाए, इसमें हमसे अगर हमसे पूछा जाता है वेयर इज द पोटेंशियल एनर्जी, वेयर इज द पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो बहुत आसानी से बोल देंगे दिस इज अ पॉइंट वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। दिस इज द मिनिमम। इसके करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी जिसको हम आर नॉट लिख लेंगे, दैट इज अ वैल्यू फॉर आर नॉट। और उसके करस्पॉन्डिंगली यू की वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है। इसका मतलब आर नॉट इज द लोकेशन ऑफ maximum stability. This explains to us the maximum stable position और configuration. रीजन वहां पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम आ रही है। दैट्स अ मिनिमम स्टेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मींस मैक्सिमम स्टेबिलिटी, क्योंकि यू इतनी नेगेटिव है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पे हावी हो जाएगी और ओवरऑल एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि ऑर्बिट स्टेबल है या सिस्टम स्टेबल है। हेंस इट इज नोन एज अ स्टेबिलिटी कर्व। तो बताता है स्टेबिलिटी कर्व हमें क्या, कि किस पोजीशन पे, किस कॉन्फ़िगरेशन पे सिस्टम स्टेबल है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दैट इज सपोज टू बी आर नॉट, दैट इज एक्सप्लेनिंग द स्टेबल ओरिएंटेशन। उसके कंपैरिजन में अगर आप और कोई भी ओरिएंटेशन देखोगे, ये वाली देखोगे तो ये वाली देखोगे, वहां पे वो कंपैरेटिवली उतना स्टेबल नहीं होगा। अगर मैं ये R1 ले लूं जो कि वैल्यू R0 से कम आ रही है, और यहाँ पर वैल्यू ये R2 ले लूं जो कि R0 से ज्यादा है, वो वाली पोजीशन नहीं है, तो दोनों जगह पे अगर आप चेक करोगे तो वैल्यूज जो आ रही हैं वो U1 और U2 आ रही हैं, तो वो वैल्यूज उतनी नेगेटिव नहीं है। उस वजह से सिस्टम स्टेबल नहीं रह पाएगा। और सिस्टम स्टेबल कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब स्टेबल में होने का मतलब है भाई वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्या बोला मैंने, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। स्टेबल में होने का मतलब दोबारा से वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम कैसे मिलता है, जहां पे फोर्स जीरो होता है। क्या होती है, फोर्स जीरो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। पर फोर्स कैसे मिलती है, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। तो नहीं लिख सकते हैं इसको एज इक्वल टू F इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप ऑफ यू आर कर्व। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। दैट्स अ माइनस ऑफ द स्लोप ऑफ यू आर कर्व। तो ये तो यू आर कर्व ही है, दैट्स अ पोटेंशियल एनर्जी आर कर्व ही है। तो इसकी स्लोप अगर हम चेक करें कहां पे जीरो आ रही है, सो दैट विल बी द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इट विल बी अ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहां पे फोर्स जीरो आनी चाहिए। तो चेक करो कि भाई स्लोप कहां पे जीरो है, तो हमें पता चला सा, देखो पूरे ग्राफ में एक ही पोजीशन ऐसी है जहां पे स्लोप जीरो है, और वो पोजीशन कहां पर है, जो कि फ्लैट पोर्शन है इस ग्राफ का। और वहीं पे फोर्स सर कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। इसी पोजीशन पे देखो
जो स्लोप है वो कितनी है, 0 है, एंड देयरफॉर द फोर्स इन दिस पोजीशन इज 0। तो दो बातें कनेक्ट हो गई इस पोजीशन पे। क्या दो बातें कनेक्ट हो गई इस पर्टिकुलर पोजीशन पे? एक तो यहाँ पे इस पोजीशन पे किस पे, R इक्वल टू R नॉट पे, एक तो फोर्स 0 आ गई क्योंकि स्लोप 0 आ गई, और दूसरा यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो गई है, मिनिमम हो गई है। इसका मतलब उससे स्टेबिलिटी आ गई है। और F इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है सर, इक्विलिब्रियम होता है। तो दोनों शब्दों को हमने जोड़ा तो हमें पता चला R इक्वल टू R नॉट इज अ पोजीशन और लोकेशन और अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोला हमने, दैट इज अ पोजीशन ऑफ द स्टेबल इक्विलिब्रियम। रीजन वहां पे एक तो फोर्स 0 है जिसकी वजह से वो इक्विलिब्रियम है, दूसरा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है जिसका मतलब स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। इस वजह से उस ओरिएंटेशन को हम क्या बोलेंगे, एज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो दैट्स फॉर दिस। और इस आइडिया को हम बोलते हैं पोटेंशियल वेल। दोबारा बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं पोटेंशियल वेल। इस जगह को, ये जो जगह हमने बनाई हुई है यहाँ पे, इसको हम डिफाइन करते हैं एज अ पोटेंशियल वेल। अब आप इसको पोटेंशियल वेल क्यों बोलते हो, बहुत आसान बात है, बहुत इजी बात है। जैसे मान लो आपके पास में एक बोल है, ऐसे ये कटोरी है ऐसे, और आपने एक मार्बल लिया, यहां से छोड़ दिया, क्या होगा? फाइनली ये पहले तो मूव करेगा ऐसे ऐसे, है ना, फिर फाइनली ये इस पोजीशन पे आके सेटल डाउन हो जाएगा। क्यों? बिकॉज दिस इज अ स्टेबल पोजीशन। तो पहले क्या कर रहा है, वो झूलता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, क्यों? अनस्टेबल है। लेकिन फाइनली वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आके स्थिर हो जाएगा। सो इट इज गोइंग टू एक्वायर द स्टेबिलिटी इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन। तो एक तरीके से कुआं बन गया, वेल बन गया। वेल क्या बोलते हैं, कुआं बोलते हैं ना। तो इस वेल की लोएस्ट पोजीशन है, क्या है ये, इसकी लोएस्ट पोजीशन है उस पर्टिकुलर वेल की, जहां पे जाके वो बंदा, वो पार्टिकल स्टेबल हो गया है। एंड हेंस दिस लैंग्वेज इज नोन एज अ पोटेंशियल वेल। सो द पोटेंशियल वेल बेसिकली एक्सप्लेन्स टू अस व्हाट, द स्टेबिलिटी। सो मैंने बहुत तरीकों से आपके दिमाग में इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी को डाला है। इक्विलिब्रियम लैंग्वेज को हम काफी लेक्चर से यूज करते आ रहे थे, आज हमने लैंग्वेज में स्टेबिलिटी डाली है। पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे रूप हैं। Potential energy is basically telling us about the position of the particle, configuration of the particle. Foremost, सबसे important aspect जो होता है potential energy का, वो आज हमने टच करा है। The most important aspect is the stability behavior. हमें सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी से ही चेक हो पाती है। काइनेटिक एनर्जी हमें कभी भी नहीं समझा सकती कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। आपकी गाड़ी अगर चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर पे या 100 किलोमीटर पर आवर थे, उससे आप जज नहीं कर सकते कि आपकी गाड़ी की कितनी स्टेबिलिटी है। तो गाड़ी की स्टेबिलिटी कैसे आती है, उसकी कंस्ट्रक्शन से, है ना, मतलब कौन सा कंपोनेंट गाड़ी का कहाँ लगा है, किस तरीके से लगा है। तो उससे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है कि गाड़ी कितनी स्टेबल होगी, इससे नहीं कि गाड़ी की स्पीड कितनी है। और वैसे यूजुअल अगर आप सोचोगे तो अगर बहुत हाई स्पीड से गाड़ी जा रही है, तो इट इज हैविंग अ टेंडेंसी टू बी अनस्टेबल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो रही है। तो हो सकता है आपकी गाड़ी की कॉन्फ़िगरेशन उतनी हो ही ना कि पोटेंशियल एनर्जी उस हाई काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस कर पाए या सिस्टम को स्टेबल रख पाए। राइट। सो काइनेटिक एनर्जी कभी भी हमें ये दर्शाती नहीं है कि सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या है। काइनेटिक एनर्जी से हमें वर्क के बारे में पता चल जाता है ना, मोमेंटम के बारे में पता चल जाता है। लेकिन एक बहुत अहम मुद्दा होता है स्टेबिलिटी का, जो कि काइनेटिक एनर्जी कभी टच नहीं कर सकती है, वो सिर्फ कौन टच करता है, दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी। सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर एम्फसाइजिंग टू एनीवन, कोई आपका वाइवा लेता है, पूछता है दैट व्हाट्स द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, हम उसको क्यों पढ़ते हैं, तो आपने फोरमोस्ट आंसर देना है, इट इज बिकॉज टू अंडरस्टैंड द स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम। ये हमें ये बताता है कि क्यों एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अराउंड नहीं घूम सकता है ना, ये हमें ये बताता है क्योंकि सर वो स्टेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे जो फोर्सेस होंगी वो रिपल्सिव हो जाएंगी, सिस्टम स्टेबल नहीं होगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी सर मिनिमाइज नहीं होगी, और इस वजह से इस तरीके के ऑर्बिट कभी भी स्टेबल नहीं बन पाएंगे। तो इसका मतलब हम कॉन्ट्रडिक्शन से भी आंसर्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन दिमाग में ये सारी हायरार्की बनी रहनी चाहिए, एक से दूसरी बात कनेक्टेड है। तो आज के लेक्चर को हम यही रोकते हैं, एंड वी विल कंटिन्यू द गुड वर्क इन द टुमारोज लेक्चर, टेकिंग अवे फ्रॉम हियर। एक और ग्राफ था, टाइम अप हो गया है तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, सो इसलिए मैंने वो ग्राफ अब कल ही डिस्कस करूंगा, और कल हम लेक्चर में पावर को भी इंट्रोड्यूस करेंगे,
और टचअप करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को कल के लेक्चर में। राइट, दैट विल बी द कंटेंट ऑफ द टुमारोज लेक्चर। आज के लिए मैं साइन आउट कर रहा हूँ। बाय एवरीवन।